Yeah. So once again, very good afternoon to all the participants and good afternoon to Prabhat Ranjanji. He is the Divisional Accounts Officer, Grade 1 Officer of the PWD Division, Washim. Sir is academically a BA Political Science and also MBA Finance. And sir has gained 14 years of experience in the department, especially in the online government accounting, tendering, reconciliation, CMP, and deposit module. And sir's specialization being the same, that is deposit module. We have sessions on beams today, the deposit module, and issues relating to BDS and CMP. Sir has delivered lecture earlier also in RT Mumbai and has been highly appreciated. And sir has also been catering to as a guest faculty to in-house training, in all in-house training programs, particularly related to the DAOs and DAs. So over to you, sir. With this brief introduction, I would request you to commence your session, sir. Please, sir. Thank you, ma'am. जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे सभी लोगों ने बीम्स पे ऑलरेडी वर्क किया हुआ होगा। बीम्स का इंट्रोडक्शन मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि सभी मोस्टली गवर्नमेंट डिविजन्स में रहे होंगे या फिर कॉर्पोरेशन डिवीजन में होंगे, बट वहाँ भी बीम्स का उनके पास भी डीडीओ कोड और बीम्स उनका भी यूजर आईडी है, अवेलेबल है उनके पास। बीम्स एक्चुअली होता क्या है कि पहले जो एलओसी सिस्टम हुआ करता था यहाँ पे महाराष्ट्र में, पहले पेमेंट के लिए एलओसी नॉन एलओसी का सिस्टम हुआ करता था। उसी चीज को गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने 2007-8 में ऑनलाइन करके लिया बाय हेल्प ऑफ एनआईसी। एनआईसी ने इसको डेवलप किया था, बजट एस्टिमेशन, एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। बेसिकली जो पहले एलओसी ऑफलाइन आया करती थी डिविजन्स को या फिर डीडीओस को, थ्रू सर्कल आती थी और बाद में ट्रेजरी को प्रेजेंट करके पेमेंट होता था, वही चीजें सारी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उसको ऑनलाइन लेके आ गए। बीम सिस्टम या फिर इसको शॉर्ट में बीडीएस सिस्टम भी बोलते हैं, बजट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जस्ट मैं उसका एक व्यू आपको दे देता हूँ सो दैट कि आपको फैमिलियर होंगे सभी लोग इसमें। यस सर। क्या सभी लोग फैमिलियर होंगे इससे? हाँ जी सर, है थोड़ा सा। हाँ, ये अपना बीम सिस्टम है। लेफ्ट टैब में आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा लॉगिन है, जहाँ से कि डीडीओ अपना लॉगिन करता है। सेम टैब सभी के लिए होता है, असिस्टेंट के लिए, अप्रूवल के लिए, डीएओस के लिए। इस पे डीएओस का भी लॉगिन 2014 में जब से सीएमपी इंट्रोड्यूस हुआ बीम सिस्टम के साथ, तो तब से डीएओस का भी लॉगिन उस पे है, जो पेमेंट अप्रूवल की कंसोलिडेशन के लिए यूज होता है। पहले जो काम बैंक में हम मैंडेट भेजते थे, अभी वो मैंडेट ऑनलाइन भी इशू, जब आप एनईएफटी पेमेंट के लिए जाते हैं तो ऑनलाइन मैंडेट ही जनरेट होता है विद आवर ड्यू सिग्नेचर की डीडीओ का और हमारा दोनों का भी साइन का वहां पे क्रिएट होके आता है ऑनलाइन मैंडेट। या फिर ऑनलाइन पेमेंट मोस्टली 99% पेमेंट जहाँ पे भी बीम सिस्टम यूज हो रहा है वो सीएमपी पेमेंट हो रहा है। सिर्फ कुछ ही केसेस में जहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी है या फिर जो हमारा स्टैट्यूटरी डिडक्शन है जीएसटी के लिए, या फिर जहाँ पे इनकम टैक्स करते होंगे, या फिर अदर जो गवर्नमेंट रिकवरी है उसका पेमेंट के लिए हम सिर्फ एनईएफटी, आरटीजीएस या ये यूज करते हैं ऑफलाइन मोड। बट वो भी समहाउ डीओ लॉगिन तक ऑनलाइन ही पोर्टल पे यूज होता है। उसका सिर्फ जो हम एसबीआई को फॉरवर्ड करते हैं कंसोलिडेशन के बाद, वो पार्ट नहीं होता है जहाँ हम ऑफलाइन पेमेंट करते हैं। हो गया क्या? आपको बीम्स के पेज पे दिख रहा होगा, पहले मैंने आपको लॉगिन दिखाया, देन आप राइट साइड में जाएंगे ना, तो वहाँ एक एमआई डीओएस कॉर्नर के साइड में एमआईएस भी दिख रहा होगा आपको। एमआईएस में क्लिक करके आप ये पेज आई थिंक नहीं हो रहा होगा आपको। दिख रहा है सर, दिख रहा है। एमआईएस पोर्टल मैंने अभी क्लिक किया, ये दिख रहा है? वो मेन पेज ही दिख रहा है सर अभी। हाँ, मैंने एमआईएस पे क्लिक किया, मैं आपको डायरेक्टली उस पे लेके जाता हूँ।
MIS के साथ क्या बेनिफिट है कि आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है हर बार। MIS पे क्लिक करने के बाद ये आपको पेज ओपन होगा जिसमें आपको स्पेसिफिक रिपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, उसमें जाके आप कोई भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। बेसिकली हम क्या करते हैं, डीडीओ स्पेसिफिक पे अगर जाते हैं, अगर आपके डीडीओ का डिटेल आपको देखना है या फिर दूसरे किसी का भी देखना है आपको, या फिर सीओ का सीओ मीन्स की सर्कल का, कंट्रोलिंग ऑफिसर का, तो वो चीज आप बिना लॉगिन के आप डिटेल में जाके देख सकते हैं कि कितना फंड अवेलेबल है, कितना फंड एक्सपेंडिचर हुआ। अभी इसका सबसे बेनिफिट आपको मार्च में मिलेगा कि आप हर टाइम लॉगिन नहीं करते हैं, ठीक है। तो 31 मार्च को आपके पास अगर बैलेंस अवेलेबल है, या अभी एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ था लास्ट मार्च में कि पीडब्ल्यूडी लातूर के केस में क्या हुआ, मेरा एक साहेबांनी सांगितलं माझ्या ऑनलाईन क्लास चालू होता 4:30 पर्यंत मी येऊ शकत नाही। पीडब्ल्यूडी लातूर के साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि उन्होंने असिस्टेंट लॉगिन से यूज करके बीडीएस ड्रॉ तो कर लिया था, बट अप्रूवल करना वो भूल गए थे समहाउ। तो जस्ट मैंने क्यूरियोसिटी की वजह से, या फिर फ्रेंड थे वहां पे, कलीग थे, तो हमने देखा वहां पे, फिर उनको इंटीमेट किया कि आपके बीडीएस पे अभी भी अवेलेबल दिख रहा है वहां पे, मतलब वो आप भी कर सकते हैं, आप भी चेक कर सकते हैं आपका। क्योंकि असिस्टेंट का लॉगिन हमारे से रिलेटेड नहीं होता, हम सिर्फ डीओस के, जब तक अप्रूवल नहीं होगा तब तक डीओस लॉगिन पे आएगा नहीं वो। तो इन बिटवीन फिर हमने इंटीमेट किया, फिर उसने भी चेक किया, तो पता चला कि अप्रूवल रह गया था, अदरवाइज जो लैप्स्ड फंड्स में ट्रीट होता वो, बाद में उसके एक्सप्लेनेशन और बाकी कंसीक्वेंसेस जो भी होते थे। आप यहाँ से किसी का भी देख सकते हो। कोई अपना डीडीओ नंबर बताइए, कोई भी। लक्ष्मी जी है क्लास में? Participant, kindly respond. सर कैलाश बोल रहा हूँ। हाँ कैलाश, आप अपना डीडीओ कोड बताइए मुझे। 2501 2501 00 00 3502 3502। अभी देखते कैलाश के डिवीजन में कितना फंड रिसीव हुआ था, जस्ट मैं वो पेज शेयर कर रहा हूँ आपसे। ये देखिए कैलाश के डिवीजन का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि फंड अवेलेबिलिटी क्या है, बैलेंस विद डीडीओ में। 31 मार्च को कैलाश को भी ये जीरो करना होगा, कैलाश फाइनेंशियल देखते हैं तो ये डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सपेंडिचर के लिए। बट समहाउ हम ये देखते हैं वहां पे कि फंड अवेलेबल है या फिर फंड लैप्स तो नहीं हो रहा है, या फिर बैलेंस फंड कितना बचा हुआ है, उसकी प्लानिंग या एक्सपेंडिचर के लिए और क्या कर सकते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा सारे डिटेल्स में, वो क्लिक करेंगे बाकी डिटेल्स देखेंगे कितना एक्सपेंडिचर है, कितना ग्रांट आपको रिसीव हुआ है, कितना आपने सरेंडर किया, आपने मींस आपके डीडीओ ने कितना सरेंडर किया है। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है हमेशा, आप MIS टैब का यूज करके वो इन्फॉर्मेशन आपको ऑफलाइन मतलब बिना लॉगिन किए भी मिल सकती है। चलिए अभी मेन टॉपिक पे आते हैं अपने। बीम्स में पूरा ही मैं बताता हूँ कि फर्स्ट पार्ट जो होता है, जो CMP करते हैं, तो CMP का पार्ट स्टार्ट कहाँ से होता है। पहले एक्चुअली असिस्टेंट लॉगिन से जब अपना SSC जिसको यूजर आईडी दिया हुआ होता है कि जब वो कोई बिल आया उसके पास, उसके लिए वो BDS ड्रॉ करता है, तो वो असिस्टेंट लॉगिन से ड्रॉ करता है बेसिकली। BDS assistant. Let's run through this. मैंने एक लॉगिन आईडी का आपको यहाँ पे शेयर किया है स्क्रीन, वो आपको दिख रही है? यूजर आईडी देन पासवर्ड। यूजर आईडी सभी के लिए सेम होता है, सभी यूजर्स के लिए,
आइदर असिस्टेंट हो, आइदर डीडीओ हो, आइदर डीईओ हो, सबके लिए सेम लॉगिन आईडी होगा, यूजर आईडी। देन पासवर्ड सबके डिफरेंट होते हैं एज ऑलवेज। देन कैप्चा डाला तो वो सबमिट करने के बाद आपको ये नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें आपको बिल एंट्री का टैब है। बाकी भी सारे टैब्स हैं, ऑपरेशनल है उसमें सारे के सारे। फंड ट्रांसफर के लिए आप जो अदर डीडीओ को फंड ट्रांसफर आप डायरेक्ट बीडीएस से भी कर सकते हैं, फंड सरेंडर कर सकते हैं, फंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो क्वार्टरली फंड्स आते हैं हमको वो हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं यहाँ से। आपको वो भी शेयर करता हूँ। फर्स्ट टैब में क्या फीचर ये है, फंड आप एलोकेशन देख सकते हैं, चेंज कैश फ्लो कर सकते हैं, मींस कि आपको जो लास्ट क्वार्टर में या लास्ट मंथ में फंड अवेलेबिलिटी थी वो अपने को कैश फ्लो चेंज करने के बाद ही वो करंट मंथ में अवेलेबल होता है एक्सपेंडिचर के लिए। सरेंडर है, विड्रॉल है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है, जो अपने जो हमारे जुडिशियल के अंदर डीडीओ है, इसकी जो सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं उनको हम यहाँ से रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और देन नेक्स्ट बिल एंट्री का टैब, जो ऑब्वियस जिसमें जो बेसिक काम है बीडीएस में, असिस्टेंट के लॉगिन से जाके वो बिल एंट्री में जाता है। देन लोन से हमारे से रिलेटेड नहीं है। रिपोर्ट्स इसमें से सारी चीजें हम जनरेट कर सकते हैं, ऑथराइजेशन स्लिप वगैरह है, फंड ट्रांसफर अगर किया होगा तो उसकी स्लिप है। ये आपको मास्टर का टैब दिख रहा होगा, जो चेक अपडेट करते हैं वो भी यहीं से होता है। जो बीडीएस में सीएमपी आने के बाद या फिर पहले इतना यूज नहीं होता था, अभी क्या हो रहा है कि ऑनलाइन मैंडेट जब जनरेट होता है उसमें चेक नंबर ऑलरेडी प्रिंट होके आता है, तो उसके लिए कंपलसरी आपके मास्टर में चेक सीरीज और चेक नंबर अपडेट होना चाहिए, और सिस्टम उसको रियल टाइम पे इसकी जो आपका चेक करंट यूज हो रहा होगा उसके बाद का चेक वो नेक्स्ट के लिए जनरेट कर देगा। भले आपने वो चेक अगर नहीं भी यूज किया होगा किसी कारण से, तो भी वो नेक्स्ट चेक ही उस पर प्रिंट होके आएगा। देन मेंटेनेंस, चेंज पासवर्ड वगैरह है, मॉडिफाई पे, ऐड वेंडर, जो हम वेंडर्स को या कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं वेंडर्स को, उसकी बेसिक मतलब पहली एंट्री यहीं से होती है, और देन सेकंड पासवर्ड में जाकर हम उसको अप्रूव करते हैं। कैपिटल वर्क की एंट्री भी होती है, जो आज के डेट में जितने बजटेड वर्क हैं उसका बजट से एक्सपेंडिचर के लिए सारे वर्क्स की पहले एंट्री यहाँ से होती है, अप्रूवल होता है, देन सर्कल जाता है, और जो बजटेड काम है उसके लिए मंत्रालय भी जाता है। वहां से अप्रूवल होने के बाद ही आप वर्क वाइज बीडीएस निकाल सकते हैं। आपके बीडीएस के ऊपर काम का नाम प्रिंट होके आता है बीडीएस स्लिप के ऊपर। देन ये मास्टर में और चेक मास्टर है, वर्क इंस्ट्रक्शन है, और वेंडर पे जो मैंने अभी आपको बताया, वेंडर पे के लिए गए तो ये पेज आपको ओपन होगा, जिसमें आप उसके पैन बेसिक एंट्री उसका पैन ही है, और पैन से ही वो एक्चुअली रीड भी करता है कि ये पे पूरे महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है। आप उसको मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं, सिस्टम अलाउ करता है, आप इवन मॉडिफाई भी कर सकते हैं उसको। ये हो गया असिस्टेंट लॉगिन के जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी यूज होते हैं उसका। देन मैं आपको सेकंड अप्रूवर का है, उसका मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। यहां तक में किसी को कुछ क्वेरी है? अभी असिस्टेंट लॉगिन से रिलेटेड में किसी को कुछ क्वेरी है क्या एड वेंडर में, या चेक मास्टर में? बेसिकली जो प्रॉब्लम आते हैं वो चेक मास्टर में आते हैं और वेंडर अपडेशन में आता है। चेक मास्टर बहुत सारे लोगों का अपडेट नहीं होते, या फिर एसएससी अपने से अप्रोच करते हैं, हमसे अप्रोच करते हैं कि सर प्लीज थोड़ा गाइड कीजिएगा उसमें कैसे करना। उनको नॉर्मली अगर नया रहा तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वैसे हम उसको गाइड कर सकते हैं अगर हमको पता रहा। और चेक सीरीज अगर आपकी अपडेट रही तो आपको वापस मैंडेट मतलब मैनुअली मैंडेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन मैंडेट ही आप यूज कर सकते हैं। ओरिजिनल वही चेक सीरीज, और अमाउंट तो वही आना ही है जिसके जितना अमाउंट का आपने बीडीएस ड्रॉप किया है। अभी मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूँ।
अभी मैं आ गया BDS अप्रूवल पे। वापस मैंने लॉगिन का पेज नहीं दिखाया आपको, लॉगिन का पेज दिखाने की जरूरत नहीं मुझे लगी कि वापस से आप DDO का पासवर्ड यूज करेंगे तो ये पेज आपको ओपन होगा। अप्रूव फंड ट्रांसफर का टैब है जो हमने असिस्टेंट पासवर्ड से लॉगिन करके जो यूज किया था, जो इनिशियल एंट्री की थी फंड ट्रांसफर के लिए या फंड सरेंडर के लिए, वो चीजें आपको वापस से यहाँ अप्रूव करनी पड़ती है तो ही ऑथेंटिकेट होगा ट्रांजेक्शन। अदरवाइज वो वन साइड एंट्री करके पड़ा हुआ रहेगा आपके लॉगिन में और मंथ एंड में वो रिवर्ट हो जाएगा। एलोकेशन, चेंज कैश फ्लो, सरेंडर, विड्रॉल, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे टैब्स आपको फर्स्ट असिस्टेंट लॉगिन में भी दिख रहे थे, वही चीज आपको वापस से यहाँ पे अप्रूव करना होगा तभी वो ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेट होगा। नेक्स्ट, बिल अप्रूव। जो आपने असिस्टेंट लॉगिन का यूज कर BDS ड्रॉ किया था पार्टी के पेमेंट के लिए, वेदर NEFT RTGS के लिए किया हो, चेक पेमेंट के लिए किया हो या CMP किया हो आपने, तो उसको यहाँ से अप्रूवल आपको देना होगा। एक बार अप्रूवल देंगे तो फिर ऑथराइजेशन स्लिप जनरेट होते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपको दो चीजें और दिख रही है, फॉरवर्ड ऑथराइजेशन। ये फॉरवर्ड ऑथराइजेशन कब यूज होगा, मतलब DO's लॉगिन में आएगा वो इशू कि जब DO को वन टाइम वीटो पावर का दिया हुआ है अभी अपने लॉगिन में, हम एक बार किसी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर अननोइंगली या फिर नोइंगली कोई बिल हमारे पास फॉरवर्ड कर दिया जाता है पेमेंट के लिए, बिल अप्रूव कर दिया तो हमारे लॉगिन पे आ जाता है। अगर किसी ने फॉरवर्ड कर दिया और आपको पता है कि उसमें कुछ ना कुछ है, गलती है, बिल अमाउंट गलत होगा, बिल अभी पास नहीं था बट फिर भी पेमेंट के लिए गया, या फिर मिसक्लासिफिकेशन हुआ है कि जिस फंड उसको एलोकेशन ही नहीं था बट किसी और हेड से पेमेंट कर रहे हैं या और भी चीजें जो भी हो, तो उसके केस में आप एक बार उसको रिजेक्ट कर सकते हैं विथ रीजन। आप ड्यू रीजन उसमें मेंशन करेंगे, ऑनलाइन ही वो टैब ओपन होगा और वहाँ फील्ड जनरेट होता है कि आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो और देन उसको रिजेक्ट कर सकते हो। आप कंसोलिडेट नहीं करने की जगह रिजेक्ट करके इनको भेजेंगे DDO को, तो DDO वापस या तो उसको कैंसिल करेगा या फिर वो फॉरवर्ड ऑथराइजेशन में जाकर आपको फिर से भेज देगा। तो सेकेंड टाइम में अपने पास वो पावर नहीं रहेगा, हमको कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा। तो वो टैब वहां पे आया। तीसरा है अप्रूवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट ऑफ NEFT DD। ये टैब मतलब बताया मैंने कि NEFT DD के केस में जब पेमेंट के लिए जाता है तो वहां पे अपने पास वापस से ये टैब आता है NEFT के लिए जो मैंडेट जनरेट होता है। यहाँ पे ऑथराइजेशन स्लिप जनरेट होने के बाद का स्टेज है ये, जब हमने अप्रूव कर दिया देन यहाँ आके वो वापस से अप्रूव करता है और वो मैंडेट फाइनली जनरेट होता है। हमारे पास जो जनरेट है वो ड्राफ्ट कॉपी होगी और DDO अपने लॉगिन में जाके जब करेगा तो फाइनल मैंडेट जो बैंक को हम भेज सकते हैं। देन वापस रिपोर्ट्स फंड ट्रांसफर की जो भी किया होगा, ऑथराइजेशन स्लिप, बिल्स जो भी इसके थ्रू जनरेट किया होगा। ये मास्टर में चेकबुक सीरीज के लिए कर सकते हैं। आपने अभी करंट में कौन सा सीरीज आपका चल रहा है, देन जो आपने पे रजिस्टर करके रखे हुए हैं उसकी पूरी लिस्ट यहाँ से आ जाती है आपको। रजिस्टर्ड पिक, अप्रूव, नॉन अप्रूव दोनों भी आ जाता है आपके पास। देन मेंटेनेंस में DO का पासवर्ड हम यहाँ से रिसेट कर सकते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं, उसके केस में आप यहाँ से इसको रिसेट कर सकते हैं। इससे एक डिसएडवांटेज भी है कि कई बार DDO खुद भी ये इनिशिएटिव ले लेते हैं फॉर एनी रीजन, बट अगर आप भूल गए तो यहाँ से आप रिसेट कर सकते हैं, उसको पेई मॉडिफाई कर सकते हैं। पेई प्रपोजल दिख रहा है कि जो हमने अभी वहां से एंट्री की थी कि पेई एड वेंडर का ऑप्शन यूज करके हमने नया पेई रजिस्टर किया था, उसको हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं या फिर कुछ मॉडिफिकेशन है तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं वहां से आके। ये यहाँ पे वापस आपको, बट जब असिस्टेंट लॉगिन से जब आपने पेई रजिस्टर किया था एड वेंडर टैब यूज करके, तो जैसे ही आप फाइनली सबमिट करते हैं वहां पे एक रजिस्ट्रेशन कोड जनरेट होता है। वो कोड एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो DDO कोड है 10 डिजिट का, इनिशियल 10 डिजिट आपका DDO कोड ही होता है, उसके आगे के 6 डिजिट पेई का रजिस्टर्ड कोड होता है जो आप यहाँ पे डालेंगे तो देन बाकी जो भी आपने डाटा फिल किया था वो अपने आप आ जाता है आगे। और उसको सिर्फ आपको वापस से एक बार बैंक के डिटेल्स है वो एक बार एंटर करना होता है। वो जानबूझ के दिया है कि अगर आपने पहली बार गलती की होगी तो आप रीचेक कर सकते हो या फिर रीएश्योर कर सकते हो कि आपने करेक्ट एंट्री की थी, तो वापस से वो री एंट्री करना पड़ता है और वेरीफाई करेंगे, फाइनली वो पार्टी वेंडर अप्रूव हो जाएगा और एक आधे घंटे में रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा आपके पेमेंट टैब के अंदर रजिस्टर्ड पेई में जब जाएंगे पेमेंट के लिए आप।
ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना मैम? सर आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछ लीजिए। ओके, एक्चुअली सभी लोग यूज टू है इस सिस्टम से, करके मैं थोड़ा फास्ट ले रहा था, बट नो इशू, Please continue, sir. It's going on very well, sir. बट नो इशू। अभी नेक्स्ट अपने लिए है डीओ लॉगिन। अभी कितने लोग यहाँ पे हैं जो डीओ लॉगिन खुद से यूज करते हैं? तो जिनके यहाँ पे सर कैलाश बोल रहा हूँ, मैं करता हूँ। यस, हाँ, जिनके यहाँ पे सिस्टम है उनके, बाकी महामंडल में तो ये अभी नहीं है। सर नहीं, अभी भी हो गया महामंडल में भी चालू, खासकर एमकेवीडीसी में चालू हो गया है। सेम सिस्टम में चालू हो गया है। उनका पर सर सॉफ्टवेयर बड़ा बेकार है, वहाँ पे रिजेक्शन का ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, वहाँ पे ये अलग ही सिस्टम है, आईपीएल अकाउंट करके क्रिएट किए हैं, इसमें अलग ही सिस्टम है, इसमें रिजेक्शन रहता ही नहीं, रिजेक्शन का ऑप्शन। ओके, मतलब उनका सिस्टम एनआईसी ने प्रिपेयर किया है कैसा, किसी और ने? लिंक की वेबसाइट से ही है सर, पर आईपीएल के अंदर जाके वो लॉगिन होता है। आईपीएल करके वेबसाइट पे अपना है ना, बीम्स के प्रणाली पे आईपीएल अलग दिखा रहा है ना, वहीं से लॉगिन करना पड़ता है जाकर। ओके, ठीक है ना, उस पर हम लोग अलग से कर सकते, मतलब जो चीजें यहाँ ऑलरेडी है उसमें नया सिस्टम नहीं अडॉप्ट करके यही चीजें कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी चेक ड्राइंग राइट्स तो है अपने पास, चेक साइनिंग अथॉरिटी हम है, तो ये चीजें हमारा उसमें, अदरवाइज ऑनलाइन में फिर हमारा रोल भी नहीं रहेगा, रोल ही नहीं रहेगा कुछ। ठीक है, इसमें हम बाद में कर लेंगे। जैसे मैंने बताया कि असिस्टेंट लॉगिन हो गया, देन डीडीओ अप्रूवर ने उसको अप्रूव भी कर दिया, बिल अप्रूव कर दिया, कनेक्शन था अप्रूव कर दिया, देन फाइनली ये डीओ लॉगिन में आ गया। आपको ऊपर दिख रहा होगा डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर और सामने डिवीजन का नाम, एग्जीक्यूटिव, जो भी डिवीजन रहा होगा। वेरीफायर, हमको वेरीफायर का टैब दिया है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हमने वेरीफाई करना है उसको फाइनली कि ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट, अदर बैंक डिटेल्स। स्क्रीन शेयर सर शायद नहीं हो रही है, फोल्डर ही दिखा रहा है आपके कंप्यूटर। ओके, स्क्रीन नहीं आ रहा है प्रवास जी, स्क्रीन नहीं आ रही है, एक मिनट, नहीं स्क्रीन नहीं आ रही, फोल्डर खाली ओपन हो दिख रहा है। वापस से कर लेता हूँ। अभी आ गया? हाँ सर, विजिट हाँ, अभी आ गया। रिजेक्ट ऑथराइजेशन स्लिप वाला टैब खुला है ना सर? पार्डन? रिजेक्ट ऑथराइजेशन स्लिप वाला टैब खुला हुआ है ना सर अभी? सीएमपी प्रिपरेशन, अभी मैंने जस्ट होम पेज खोला हुआ उसका। हाँ जी दिख रहा था, विजिबल। इस होम पेज खोला हुआ मैंने, इसके क्या क्या टैब्स वहाँ पे रहते हैं। देन फाइनली जो सेकंड टैब है पहले में सीएमपी प्रिपरेशन में, कंसोलिडेट बिल्स, रिकंसिलिएशन और रिजेक्ट ऑथराइजेशन, जो मैंने बात किया कि आपको वन टाइम वीटो काइंड ऑफ राइट्स है कि आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो जिस भी रीजन से आपको लगता है। अपना रीजन मैं आप आगे के इसमें स्क्रीन में शेयर करूंगा। नॉर्मली हम कंसोलिडेट बिल ही करते हैं। कंसोलिडेट बिल्स पे क्लिक किया तो ये जितने भी बिल आपके होंगे, डिपॉजिट के होंगे या इधर रेगुलर बिल जो होंगे, वो सारा एक साथ आता है। आप कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे, देन कंफर्म में आपको बाकी डिटेल्स आ जाएंगे, एजेंसी के बैंक डिटेल्स और अमाउंट, वो आप बिल से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर ये प्रैक्टिस नहीं होगी या होगी, आप इसको एक बार प्रैक्टिस में ला सकते हैं कि फाइनली मेरे पास बिल आना चाहिए कि कितने का बिल हमने किया, या फिर जो हमने पास किया उसी बिल का पेमेंट आ रहा है क्या, उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं है या कुछ गलतियां तो नहीं है। फाइनली इसको कंफर्म करते हैं तो ये कंसोलिडेट हो जाता है। ये रिजेक्ट ऑथराइजेशन स्लिप, आप यहाँ से जाके जिस भी
ट्रांजेक्शन आपको रिजेक्ट करना है, उसके ऑथराइजेशन नंबर पे क्लिक करके आप उसको रिजेक्ट करने के टैब पे लेके चला जाएगा, वो अमाउंट दिखेगा आपको, डिडक्शन, बाकी डिटेल्स। देन नीचे ये डिटेल्स दिखते हैं कि रिजेक्शन का रीजन क्या है, इनकरेक्ट अमाउंट है, इनकरेक्ट पे है, या क्लासिफिकेशन गलत है, या प्रीमेच्योर पेमेंट है, कभी बिल पास ही नहीं हुआ था, या बिल में और कुछ फॉर्मेलिटी बाकी थी, वो नीचे आपको दिख रहा है, बिल नॉट पास, प्रीमेच्योर पेमेंट। तो वो करके आप उसको डीडीओ को वापस भेज सकते हैं इसी से। देन रिपोर्ट्स टैब है, रिपोर्ट्स टैब में आप पूरे साल का आपको पूरे मंथ दिख रहे होंगे। अब जिस भी मंथ में आपने जितना भी सीएमपी कंसोलिडेट किया है वो सारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं वहां पे। एक दिन में अगर आपने 2 बार किया होगा, आपके पास 2 बार फॉरवर्ड हुआ होगा, आपने 2 बार किया, तो बैच नंबर 1 बैच नंबर 2 दिखेगा आपको। उस पर क्लिक करेंगे तो आप जितना भी उस बैच में पेमेंट हुआ होगा ये सारे डिटेल्स आ जाएंगे। देखिए मैंने 12/8/2020 का दिखाया बैच नंबर 1, और बैच नंबर 1 में जितने भी पेई थे सबके डिटेल्स आ जाते हैं। आप उसको रीवेरीफाई भी कर सकते हैं बाद में। कभी कभी पेमेंट के लिए आते हैं कि हमको पेमेंट हुआ था बट किसी रीजन से रह गया, नहीं पहुंचा हम तक, तो हम चेक कर सकते हैं कि हाँ कंसोलिडेशन हुआ था। देन वापस एसबीआई सीएमपी के पेज पे जाके वहां पे हम चेक कर सकते हैं, जो स्क्रॉल डाटा अवेलेबिलिटी में जाके स्क्रॉल डाटा निकाल के यूटीआर नंबर जनरेट हुआ था या फिर उसको ट्रांजैक्शन फेल होने की वजह से डीडी जनरेट हुआ था। देन मेंटेनेंस में वापस आप अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं खुद ही, अदरवाइज अगर आप भूल गए या कुछ और रीजन की वजह से आप फिर डीडीओ के लॉगिन में जाके वहां से आप रीसेट कर सकते हैं। और कंसोलिडेट फॉर एनईएफटी डीडी, अगर डीडी या एनईएफटी का पेमेंट हो रहा है मींस कि ऑफलाइन पेमेंट अगर हो रहा है उसके लिए भी यही टैब यूज होगा। आप जब इसको कंसोलिडेट करेंगे, एलओसी नॉन एलओसी दोनों के भी डिटेल्स वहीं पे आते हैं, तो वहां पे करने के बाद वापस वो डीडीओ के लॉगिन में जाकर फाइनली वो ड्रॉ होता है। जो बिल अप्रूव में लास्ट टैब था अप्रूव फॉर एनईएफटी डीडी ट्रांजैक्शन, तो वहां से वो फाइनल मैंडेट जनरेट होगा। कोई कंसोलिडेशन का मैंने टैब दिखा है एनईएफटी डीडी, गो टू एलओसी या नॉन, अभी जो दिख रहा है आपको वो नॉन एलओसी आपको। मैंने डीडी का भी वैसे दिखा, बाय डिफॉल्ट जो करंट चेक सीरीज और चेक बुक नंबर है वो आपको दिख रहा होता है कि कौन सा चेक आप यूज कर रहे हैं। और उसमें जो लास्ट टाइम आपको ये दिख रहा होगा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ऑफ नॉन एलओसी या एलओसी, तो आपको पूरा यहाँ पे जनरेट हो जाएगा आपने किस को एनईएफटी डीडी के लिए आपने कैसा इशू किया है। देन इसके बाद का स्टेज आपको पता है कि एसबीआई सीएमपी वाला पेज है। एनएफ अगर एनईएफटी डीडी वगैरह कर रहे हैं आप, तो वो तो ये यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका एसएससी फाइनली चेक लिखता है और ट्रेजरी में प्रोड्यूस करता है या बैंक में प्रोड्यूस करता है। बट अगर सीएमपी कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट है जो कि मोस्टली ऑनलाइन पेमेंट ही हो रहा है, तो ऑनलाइन पेमेंट के केस में फिर हम एसबीआई सीएमपी के पेज पे जाके लॉगिन करते हैं। वहां पे एमएच स्मॉल में एमएच और उसके बाद आपका डीडीओ कोड, ये आपका यूजर आईडी होता है और पासवर्ड जो भी होगा वो पासवर्ड से लॉगिन करके वहां पे पेंडिंग रिक्वेस्ट में दिख जाते हैं कौन सा पेमेंट आपने कंसोलिडेट किया था, वहां पे पेमेंट के लिए आ जाता है। या फिर 2 मिनट का काम है। मैम इफ यू डोंट माइंड 5 मिनट के लिए जाके आऊं? Sure, sir. Sure, sir. थैंक यू।
Sorry, participants. Office. Okay. अभी रिजेक्ट का ऑप्शन यूज किया है क्या किसी ने पहले? सर आप कुछ शेयर कर रहे हैं सर कंटेंट? सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। यस मैं वो जो लास्ट शेयर किया था उसी स्क्रीन की बात कर रहा था, अपने डीओज जो लॉगिन है ना। आ गया सर, दिख रहा है। नाउ इट इज सीन सर। दिख रहा है। हाँ यस, इसी से रिलेटेड पूछ रहा था मैं कि डिवीजन में हम लोग नॉर्मली ये यूज कर ही रहे होते हैं, बट रिजेक्शन का यूज करते क्या हमेशा? किसका सर? ये फॉरवर्ड रिजेक्शन का था ना ऑप्शन, रिजेक्ट ऑथराइजेशन। हाँ ओके। हाँ उसका पूछ रहा हूँ जो हाँ सर, अभी किया है, मैंने किया है। किया है ना। यस, जो इरिगेशन में आपको नहीं अवेलेबल हुआ है अभी वो टैब, उसके लिए हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, जैसे वहां पे अवेलेबल होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है, मींस आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप बता सकते हैं मुझे अभी। देन उसके बाद नेक्स्ट सेशन में अपना टॉपिक रहेगा डिपॉजिट मॉड्यूल। तो डिपॉजिट मॉड्यूल तो चूंकि अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, अभी उसका ऑडिट भी हुआ है, तो ऑडिट के भी बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं उसके ऊपर, तो उस पर हम नेक्स्ट सेशन में बात कर लेंगे। बट इस सेशन में इससे रिलेटेड और कुछ इश्यूज हैं आपके? नहीं सर, अभी तो नहीं है। ओके। हाँ सभी लोगों ने यूज भी किया हुआ होगा, वीडियोस तो यूज किया है, इसलिए पर नए लोग हैं तो इसलिए सिस्टम से जल्दी यूज टू हो जाते, तो ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। इसलिए थोड़ी जो ज्यादा सीनियर्स हैं जिनकी सिस्टम एडेप्टिबिलिटी क्या बोल सकते हैं उसको, तो उसके केस में थोड़े ज्यादा ये आते क्वेरीज आती, बट ये सब लोगों ने खुद ही यूज किया हुआ इसलिए ज्यादा इश्यूज नहीं आ रहे इनको। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं सीनियर्स में जो खुद नहीं यूज करते, फिर सिस्टम से इतने यूज टू नहीं है, तो फिर उनका लॉगिन या फिर फोन से भी हम करते हैं, या फिर वो कैसे भी यूज करते हैं किसी के थ्रू। मैम बीडीएस सेशन में तो इतना ही है, हम डिपॉजिट मॉड्यूल पे नेक्स्ट सेशन में लेंगे या फिर कंटिन्यू रखेंगे? सर कुछ अदर टॉपिक्स ले लीजिए सर उसके अलावा। ओके, अदर टॉपिक्स में एक ऑनलाइन रिकंसिलिएशन अभी रिसेंट है, जिसकी सभी लोग यूज कर रहे होंगे। अगर पिछले साल वापस से सभी डीपीओस को लेटर भी गया था, सभी एग्जीक्यूटिव को, कि आपने ऑनलाइन रिकंसिलिएशन अगर नहीं किया है तो फाइनल रिकंसिलिएशन से पहले सभी लोगों ने ऑनलाइन रिकंसिलिएशन करके लेना था। आप लोग यूज करते हैं ऑनलाइन रिकंसिलिएशन में? नहीं सर, इरिगेशन में यूज नहीं किया अभी। अगर आपका अकाउंट एजी को जाता होगा, ठीक है, यस सर, तो वहाँ पे ऑनलाइन रिकंसिलिएशन का आपको टैब अवेलेबल है। आप रिकंसिलिएशन फॉर नागपुर में जाके इस पे ऑनलाइन भी जाएंगे, या फिर एजी AE2 नागपुर के साइट पे जाके भी आपको टैब मिल जाएगा। तो वहाँ पे ऑनलाइन रिकंसिलिएशन का टैब है, वहाँ पे
पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट और इरिगेशन तीनों के लिए अलग किया हुआ है, एक ही टैब है वो। उस पे जाने के बाद आपका डीडीओ कोड डालेंगे और उसका डिफॉल्ट पासवर्ड है password@1, पी कैपिटल है। और वापस आपका जो WAC में आपका जो डिवीजन कोड है वो आपका अंदर फिर यूजर आईडी हो जाता है, यूजर कोड है। देन आप मंथ वाइज वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही एजी ऑफिस अपना अकाउंट कंपाइल करता है, प्रीवियस मंथ का सारा डिटेल्स ऑनलाइन टैब में अवेलेबल हो जाता है रिकंसिलिएशन के लिए। तो नॉर्मली हम ऑफलाइन रिकंसिलिएशन करते हैं क्वार्टरली, और वो आते आते समझो हमने दिसंबर एंड का भी किया होगा, वो जनवरी एंड में या फिर मोस्टली फरवरी में अपने पास अवेलेबल हो पाता है। और इनफैक्ट अगर कुछ ट्रांजेक्शन या मिसक्लासिफिकेशन हुआ होगा तो अपने को तभी पता चल पाता है। ऑनलाइन टैब में यह है कि आपको इमीडिएटली पता भी चल जाता है अगर कुछ मिसक्लासिफिकेशन है। आप अगर सब कुछ ओके है तो आप वहाँ पे सेव चेंजेस का ये टैब दिया हुआ है, सारे टिक कीजिए और फिर सेव चेंजेस करके उसकी स्क्रीन का प्रिंट आउट लेके रख अपनी फाइल में। वो चीज लास्ट ईयर से मैंडेटरी किया हुआ है एक्चुअली, 13-14 से ही, जब से ऑनलाइन अकाउंटिंग आया है ना तब से ऑनलाइन रिकंसिलिएशन भी आ गया है समहाउ। 14 मार्च में उन्होंने मैंडेटरी किया था ऑनलाइन अकाउंट एएमएस के ऊपर से, और उसी साल उन्होंने ऑनलाइन रिकंसिलिएशन भी स्टार्ट किया था एजी नागपुर में। तो हर एक डीडीओ का अलग कोड आपको WAC से मिल जाएगा, वो आपको कोड बता देंगे। जो भी आपके सीनियर अकाउंटेंट होंगे जो आपका अकाउंट मैनेज करते होंगे WAC में, उनके पास वो आपका कोड है, डिवीजन कोड। सर उसके बाद हमको ऑफलाइन में नहीं भेजना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं है आपको ऑफलाइन भेजना है, वो क्वार्टरली हो गया, बट आप ये मंथली रिकंसाइल कर सकते हो। और वो इनफैक्ट आपको मार्च एंड पे वो करना ही पड़ेगा पूरे साल के लिए। पहले ऐसा मैंडेटरी नहीं था, बट लास्ट ईयर से एजी ऑफिस से लेटर ही आया था सभी डीडीओ को कि आपने ऑनलाइन रिकंसिलिएशन करना है। तो लोगों ने जिन्होंने नहीं किए थे उन्होंने फिर एक ही साथ पूरे 12 महीने का एक साथ करके लिया रिकंसिलिएशन। वैसा कहीं भी नहीं है कि आपको ऑफलाइन नहीं भेजना है, ऑफलाइन तो क्वार्टरली आप भेजते हैं, वो कंटिन्यू है अभी भी। बट वो अच्छा ऑप्शन है, अच्छा फैसिलिटी उस पर दिया हुआ है। आपको इमीडिएटली पता चल जाता है अपने अकाउंट सबमिशन के हार्डली 10-15 डेज में आपको पता चल जाता है कि कोई ट्रांजैक्शन या मिसक्लासिफिकेशन हुआ है, एरर ओमिशन हुआ है या फिर कुछ छूट गया है आपको। नॉर्मली अकाउंट रिकंसाइल जब करते हैं अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद तो 3-4 चीजों से करते हैं। मतलब पहला बेसिक है आपका रेमिटेंस रजिस्टर, चेक इश्यू रजिस्टर, गवर्नमेंट डिवीजन सभी जगह पे BDS के थ्रू ही सारा पेमेंट हो रहा है, आप BDS से ले सकते हैं। और एक CMP में जो मैंने SBI टैब में जाकर बताया कि स्क्रॉल डाटा निकलता है वहाँ पे, डे टू डे जितना भी आप डेली CMP कर रहे हैं उसका एक स्क्रॉल डाटा भी वहाँ पे निकलता है डेली विथ UTR नंबर, कि कितने ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल रहे और कितने आपके फेल हुए। तो विथ DD के साथ निकलता है कि हाँ SBI D अगर आया इट मीन्स कि वो अगर 4th लेटर D है मीन्स कि वो DD बन के आ रहा है आपका। किसी कारण से आइदर पेई नेम मैच नहीं हुआ है या पेई डिटेल्स अकाउंट नंबर IFSC कोड में कुछ तो मैच नहीं हुआ, तो उसकी वजह से वो वापस आएगा। उसको 8 दिन लगते, ट्रेजरी में अथॉरिटी लेटर के साथ आपका जो रेगुलर प्यून जाता वो लेके आ सकता है, या आता भी है, आपको पता है 8 दिन फिर भी लगते हैं उसको। तो ये सारी चीजें जो आप रिकंसाइल करते हैं अकाउंट को, तो एकदम मिनिमल चांस है कि आपका अकाउंट मार्च एंड पे कभी तो भी ऐसा डिफर करेगा एजी के फिगर के साथ या आपके खुद के फिगर के साथ। अदरवाइज रिसेंट 2-3 साल में बोल सकते जो नए लोग अभी डिविजन्स में गए हैं ना, या अगर आपका स्टाफ नया है या आप नए हैं, तो जो क्या बोलते हैं वर्किंग मेथोडोलॉजी में ये चीजें रिकंसाइल नहीं कर रहे, मैच नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है कि कुछ कुछ में ट्रांजेक्शन छूट जा रहे हैं। और एक ट्रांजेक्शन आपने अगर दोनों साइड एंट्री छोड़ दी तो आपका अकाउंट तो टैली हो गया, बट ये आपको कब समझता है, अगर मार्च एंड पे समझता है या फिर जब एजी के साथ फाइनली रिकंसाइल होता है एजी का सर्कल का मंत्रालय के साथ, देन वहां पे आपको ये हाईलाइट होता है। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि अगर डिपॉजिट का है तो किसी के साथ रिकंसाइल नहीं होता है, तो वो आपको शायद समझता ही नहीं है। किसी दिन आपको अचानक से ऐसा क्लिक होता है, या फिर जब आप डिपॉजिट का कुछ कर रहे होंगे, क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे, या फिर अकाउंट अलग से 76 बना रहे होंगे, देन वहां पे, या फिर कुछ लोग अभी समझा जब डिपॉजिट मॉड्यूल इंप्लीमेंट हुआ जुलाई 19 के बाद से,
तो वहां जाके लोगों को समझा कि बहुत सारी गलतियां ऐसी हुई है, तो उन्होंने वो अकाउंट में लिया ही नहीं, किसी कारण गलती से छूट गया, मैनुअल एरर था। तो वो चीजें आपको यहाँ से इन चीजों की वजह से मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी का ऐसा कुछ नहीं होगा आपके यहाँ पे। इसलिए अकाउंट कभी भी जब प्रिपेयर करते हैं तो अकाउंट को इन 4 चीजों के साथ कंपाइल कीजिए, मतलब 4 चीजों को मिला के कंपाइल कीजिए और वापस से रीचेक कीजिए कि सारे एंट्रीज करेक्ट आ रहे हैं क्या, सभी रिकंसाइल हो रहे हैं, टैली हो रहे हैं क्या। अगर ये टैली है तो आपका अकाउंट टैली हो जाएगा। सर ये डिपॉजिट मॉड्यूल है, इसमें ये पार्ट 1 से पार्ट 5 तक एंट्री करना है। हाँ, एक ही बार एंट्री करना है आपको। सर ये इरिगेशन में भी कर सकते हैं क्या? इरिगेशन में अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये सिर्फ पीडब्ल्यूडी में हुआ है अभी। और सही अभी कहीं रह गया है करना ऐसा तो? मिस पीडब्ल्यूडी में एनएच में सर अभी नहीं हुआ है, तो क्या उसको अभी कर सकते हैं? आपके टैब पे ये अवेलेबल हो रहा है कि आपके लॉगिन पे ये अवेलेबल हो रहा है कि आपको एजी का 73 अपडेट करने का ऑप्शन। सर देख, एक बार देखना पड़ेगा इसको। हाँ, वो एक बार देख लीजिए। अब मैं भी नवले साहब से, जो कोऑर्डिनेटर हैं इसके, बीम्स कोऑर्डिनेटर हैं, एसी पीडब्ल्यूडी धुले, विवेक नवले सर, मैं उनसे भी बात कर लूंगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो एक बार आपको बैलेंस अपडेट करना है। वो एक्चुअली उसमें अभी डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, मतलब उस टॉपिक पे जब जाऊंगा तो वहां पे क्या हो रहा है कि लोग अपने डिवीजन में जो कैशबुक के ऊपर से बैलेंसेस ले रहे हैं और जो उनका फॉर्म 73 का बैलेंस वो खुद ही नहीं टैली हो रहा है। यस सर, ये प्रॉब्लम है सर ये। तो वो प्रॉब्लम डिवीजन लेवल पे है, उस चीज को लोग बीम्स के साथ मिक्स कर रहे हैं कि सर वो हमारा बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। अगर आपके खुद के फॉर्म 73 से आपका बैलेंस टैली है तो ऑब्वियसली बीम से भी टैली होगा। डिफरेंसेस आपके वहां पर है, अपने फॉर्म 73 के अकॉर्डिंग आपका अकाउंट मतलब ये बैलेंसेस नहीं है, या आपकी जो एक्चुअल बैलेंस आपने कैशबुक से अभी निकाला है मंथली बैलेंस, वो आपके 73 को मैच नहीं हो रहा है। उसके लिए फिर बीम सिस्टम को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आए, नागपुर 3 नंबर डिवीजन से भी आए, तो नवले साहब ने सभी इश्यू के लिए मुझे रेफर कर दिया, आप एक बार देख लो क्या है उसमें। तो सभी जगह पर 73 उनका अलग फिगर है और जो उन्होंने खुद से वो मंथली एक्सेल सीट बना के दिया था वो अलग फिगर आ रहा था पांचों पार्ट का। तो वो पॉसिबल मैच करने जाते भी हैं तो फिर अकाउंट्स मिसिंग है, डिपॉजिट रजिस्टर भी मिसिंग है जो पुराने हैं। हाँ, अभी फिर वो कैशबुक से आपको निकालना पड़ेगा। फिर अभी अकाउंट और डिपॉजिट रजिस्टर से निकलता था वो फिगर, पर डिपॉजिट रजिस्टर नहीं मेंटेन, मोस्टली नहीं ही मेंटेन है डिविजन्स में। 90% डिवीजन में तो नहीं, रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होता उसका। बट कैशबुक के ऊपर से हमने निकाल के लिया था जब ये मार्च 18 में लैप्स डिपॉजिट का सीन आया था ना, 31 मार्च 18 तक, 31 मार्च 14 तक के जितने भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट थे उसको लैप्स करना था, लैप्स टू गवर्नमेंट करना था 0070 में। तो उस टाइम पे हमने फिर वो कैशबुक से सारे फिगर्स लिए थे और वो फिर अल्टीमेटली जुलाई 19 में जब ये इम्प्लीमेंट हुआ तो वहां पे काम आया हमको। तो हमारा भी टैली नहीं होता, बट अल्टीमेटली आपको फॉर्म 73 से ज्यादा तो आप ले ही नहीं सकते, आपको तो स्टिक अप रहना है फॉर्म 73 को ही। गलती हुई भी तो आपके लेवल पे हुई थी। हाँ, कुछ कुछ डिविजन्स में क्या हुआ कि टीओ, जो एजी ऑफिस ने टीओ करना था मॉड्यूल के ऊपर, एएमएस के ऊपर फॉर्म 73 में, वो 2 बार हो गया। डिवीजन ने भी किया और वहां से भी हो गया, वो एजी ऑफिस ने भी करके लिया, तो डुप्लीकेसी हुई, देन वापस करेक्शन हुआ। अभी रिसेंटली जो नए डिविजन्स ओपन हो रहे और पुराने डिवीजन से जो बैलेंस लेके जा रहे हैं, अभी लक्ष्मी मीना जी है क्लास में, उनका है, देन नागपुर में अभी डिवीजन ओपन हुआ, देन अमरावती और यवतमाल में इलेक्ट्रिकल का ओपन हुआ, अमरावती से अलग हो। तो वैसे केसेस में क्या हो रहा है कि वो डिपॉजिट मॉड्यूल के ऊपर जो उनका बैलेंस था 73 पार्ट, फॉर्म 73 में पार्ट 3 का बैलेंस जो यवतमाल डिवीजन को बिलोंग करता, वो पूरा पूरा बीम सिस्टम से उठा के तो उन्होंने दे दिया, बट फॉर्म 73 में अपडेट नहीं हो पाया वो। अगर डिवीजन ये ट्रांजेक्शन करता था तो वह प्रॉपरली इंप्लीमेंट होता था, अकाउंटिंग भी होती थी और रिफ्लेक्ट भी होता था वहां पे, बट इस केस में नहीं हो पाया। उसका अभी चल रहा है कि अभी उसके ऊपर जो टीओ है वो भी एजी ऑफिस ही अगर कर लेता है
तो वो इशू शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें करेंगे जो आपको प्रॉब्लम्स हैं वो अगर जो भी आप डिवीजन में फेस कर रहे हैं इससे रिलेटेड उस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या क्या अभी भी लैकुना है इस पे डिपॉजिट मॉड्यूल पे। अभी ऑडिट टीम आई थी तो ऑडिट ने भी बहुत सारा हाईलाइट किया, वो रिपोर्ट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, उनका रिपोर्ट फाइनलाइजेशन स्टेज पे है। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें हाईलाइट की है कि डिपॉजिट मॉड्यूल जो मैनुअल के अगेंस्ट है या मैनुअल को सपोर्ट नहीं करता है। अभी भी जैसे आपने डिपॉजिट का अगर कैंसिल किया, इस ऑथराइजेशन आपने रिजेक्ट किया या फिर बीडीएस कैंसिल किया अपने डीडीओ लॉगिन में जाके, वो वापस कहाँ जाता है अभी तक वो प्रॉपर पाथ डिराइव नहीं हुआ है कि जैसा रेगुलर बजट पेमेंट में होता है वही चीजें डिपॉजिट मॉड्यूल के साथ होनी चाहिए थी, वो चीज नहीं हो पाया कुछ कुछ केसेस में। वो चीजें जब हम हाईलाइट करते हैं या फिर उनके नोटिस में लाते हैं फिर वो सिस्टम को अपडेट करके लेते हैं। इसलिए जब तक उसमें आप काम नहीं करेंगे या फिर इंटरेक्ट नहीं करेंगे सिस्टम के साथ तब तक सिस्टम डेवलप भी नहीं हो पाएगा। डिपॉजिट मॉड्यूल जो लोग उसको डेवलप कर रहे वो सिस्टम से यूज टू नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग जो वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए है तो आईटी वाले हैं तो उनका कुछ लेना देना नहीं है उससे, वो सिस्टम के लिए मतलब वो ऑनलाइन उतने ये है, बट हमारा अकाउंटिंग सिस्टम या हमारा जो सिस्टम है उसको लेके वो जीरो है। फिर बाकी लोग जो उसमें इन्वॉल्व है टेक्निकल है तो उनको इन चीजों का नहीं पता है कि डिवीजन लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, फिर क्या क्या ट्रांजेक्शन का कहाँ कहाँ एंट्री होनी चाहिए उसकी। इसलिए जितना भी ट्रांजेक्शन अभी रिसेंटली बैलेंस अपडेट के लिए वापस से लेटर वगैरह आ रहे हैं कि जो हमने इसमें ये किया था लैप्स किया था 2018 में, अभी उसके क्लेम्स आ रहे हैं। आज ही मुझे कॉल आया था कि 2018 31 मार्च 18 को उन्होंने लैप्स किया था जितने भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट थे पार्ट 2 और पार्ट 5 में, तो उसके अगेंस्ट क्लेम्स आ रहे हैं अभी। देन उसका क्या करना? अभी एजी ने भी अप्रूव कर दिया, गवर्नमेंट ने भी ओके कर दिया, बट सिस्टम पे अभी तक बैलेंस अवेलेबल नहीं हुआ है। ऑफलाइन अवेलेबल हो गया बट सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है। उसके लिए भी चल रहा है ऐसा वो सिस्टम को उसको मिक्स किया जाए सो दैट कि जैसे ही गवर्नमेंट ने अप्रूव किया वो बैलेंस वहां पे अपडेट हो जाए या फिर वो कौन करेगा, देखेंगे अभी नेक्स्ट सेशन में और क्या कर सकते हैं। ये सेशन एंड करें अभी। Prabhat sir, are you there, sir? Yes, ma'am. I'm here. Can we stop the session, ma'am? Yeah, we can take a break. What? Yes, we We can meet can at take a break for 10 minutes, sir. we can meet at 3:15, ma'am. Fine, fine. ठीक है, कोई As बात per regular schedule. Yeah. नहीं. Yes. Yes. Thank you.